इस्तांबुल के एक हवाई अड्डे पर जब लोग लॉगा को उसी की तरह चलते हुए देखते हैं तो लोग अजीब हो जाते हैं। विज्ञान कथा खलनायक। उसकी मुलाकात अपने अजीब दिखने वाले सहायक से होती है और वे अपनी अगली बुराई की योजना बनाना शुरू कर देते हैं। इस बीच शहर में कालीन विक्रेता आरिफ अपनी पत्नी चेकू के साथ घर बसा रहा है, जो पहले एक विदेशी हुआ करती थी। वह पहले से ही गर्भवती है और आरिफ को लगता है कि उनका बच्चा एक दिन उसके जैसा ही दिखेगा। चेकू चाहता है कि जब बच्चा पैदा हो तो वह अपने ग्रह पर जाए, लेकिन आरिफ ने उसका अंतरिक्ष यान बेच दिया है। जल्दी पैसा और अब उसे इसे वापस खरीदना होगा। दुर्भाग्य से स्क्रैप डीलर चला गया है, लेकिन आरिफ को एक दवा विक्रेता मिल गया और उसने कुछ दवाएं खरीद ली। इसके बजाय शरारती नीली दवा। उसी समय आरिफ ने संदिग्ध लोगों को अपनी दुकान में प्रवेश करते देखा, इसलिए वो उनकी खोज करने के लिए वापस भागा। लॉगा वापस आ गया है। लड़ने के लिए तैयार, आरिफ अपनी क्षमता को सक्रिय करता है और हवा में तैरता है, केवल एक द्वारा बाधित किया जाता है। आरिफ द्वारा उस आदमी को बाहर निकालने के बाद वह ये सुनकर हैरान रह गया कि लॉगर अपनी सारी बुराई के लिए माफी मांगने आया है। और आरिफ ने उसे माफ कर दिया क्योंकि लॉगर ने उसे अपना अंतरिक्ष यान पेश किया था। चेकू के साथ दोपहर का भोजन करने के बाद लॉगा आरिफ को शहर के बाहर एक पुरानी फैक्ट्री में ले जाता है, लेकिन वहां दस्तक देने के लिए बहुत तेज रोशनी के साथ बाहर। जब आरिफ जागता है तो वो खुद को एक मशीन के अंदर कैद पाता है और उसे पता चलता है कि वहां कोई अंतरिक्ष यान नहीं है। लॉगा की योजना हमेशा से चेकू को उससे चुराने की थी। फिर लॉगा आरिफ के कपड़े पहनने, उसके बाल काटने, नकली मूंछें लगाने और एक उपकरण का उपयोग करने के लिए आगे बढ़ता है। अपनी आवाज बदलो, इस तरह चेकू को पता नहीं चलेगा कि वो असली आरिफ नहीं है। फिर लॉगा अजीब मशीन को सक्रिय करता है जो घूमना शुरू कर देती है और आरिफ को 1 मिलियन साल पहले भेज देती है। समय पहले तो आरिफ को क्रेटेशियस काल में होने की ज्यादा चिंता नहीं हुई और उसने अपनी पत्नी को फोन करने की कोशिश की। सिग्नल खराब है और उसे एक दुकान से जोड़ता है। आरिफ बेहतर सिग्नल ढूंढने के लिए इधर उधर घूमना शुरू कर देता है, लेकिन जब उसे अचानक सिग्नल का एक गुच्छा मिलता है तो वो ठिठक जाता है और अंततः स्थिति की गंभीरता का एहसास होता है। जब वो इधर उधर भटकता है और उसे पता नहीं होता कि क्या करना है, तो आरिफ को 3 वानर मिलते हैं और वो उन्हें शिक्षित करने का फैसला करता है। वे विकसित होंगे और अंततः कुछ ऐसा बनाएंगे जो उसे वर्तमान में वापस भेज देगा। दिन बीतने लगते हैं और आरिफ एक अच्छा शिक्षक बनने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ये बहुत प्रभावी नहीं होता है। आखिरकार सर्दियां आती हैं और आरिफ का पेशाब हर बार तुरंत जम जाता है, इसलिए वो सजावट करता है। परिणामी बर्फ। वसंत आते आते उसकी बड़ी दाढ़ी बढ़ जाती है, लेकिन वो उसे काटने के लिए कुछ लकड़ियों से उस्तरा बनाता है। दुर्भाग्य से वानर अभी भी प्रगति के कोई तरकीब नहीं दिखाते हैं, इसलिए आरिफ ने खोजने के लिए पीछे ठोक देता है। वास्तविक सभ्यता। जैसे ही वो निकलता है कि काला मनोलित आसमान गिरता है और उसके पास गिरता है स्पेस ओडिसी के लिए एक संकेत के रूप में। इस बीच आरिफ पानी की तलाश में जंगल पार करता है और सामने आने वाले किसी भी जीव को नजरअंदाज कर देता है। हाँ, वो दिखता है और उसकी शहर टूट है। जब उसे एहसास होता है कि डायनासोर सिर्फ एक माँ है जो अपने अंडों की रक्षा कर रही है। अपने भविष्य के बच्चे के बारे में सोचते हुए आरिफ पीछे हटना स्वीकार करता है और टी-रेक्स उसे छोड़कर धन्यवाद देता है। उसके लिए विशाल मधुकोश। आरिफ खुशी से शहद खाता है जब तक उसे पता नहीं चलता कि यहाँ मधुमक्खियाँ बहुत बड़ी हैं। एक मधुमक्खी ने तुरंत उसे डंक मार दिया और उसका पीछा करना शुरू कर दिया, इसलिए वो एक पेड़ के पीछे छिप गया। जब वो ऊपर देखता है तो उसे कुछ गुफारवासी दिखाई देते हैं जो उसे बाहर निकालने के लिए उस पर ट्रैंक्विलाइजर मारते हैं। कुछ समय बाद आरिफ एक अनुष्ठान के बीच में कई गुफाओं से घिरी एक गुफा में जागता है। नेता डेमी और उनकी बेटी मिमी को लगता है कि आरिफ ओरोजन्स नामक जनजाति द्वारा भेजा गया जासूस हो सकता है। चाहते हैं कि वह चला जाए, तो आरिफ समझाने की कोशिश करता है कि वो भविष्य से आता है। क्यूरो के नेतृत्व में ओरोगन्स के एक समूह के आगमन से उनकी बातचीत बाधित होती है। वर्षों से डिमी की जनजाति। जब भी वे आते हैं वे ग्रामीणों का भोजन और उपकरण ले जाते हैं और क्यूरो उन्हें उसकी तरह पीड़ा देता है। उनके लिए चित्र बनाना, आग जलाना या किसी चीज का आविष्कार करना वर्जित है। इस बार क्यूरो एक विशेष अनुष्ठान के लिए 3 लोगों को भी चुनता है और उनमें से एक आरिफ है जो इनकार कर देता है। जैसे ही वो संघर्ष करता है ओरोगन्स उसे एक और ट्रैंक्विलाइजर से मार गिराते हैं। कुछ क्षण बाद ओरोगन्स नए कैदियों को स्टोनी के पास अपने गांव में वापस खींच रहे थे। उसका सिर एक चट्टान से टकराता है और घोड़े से गिर जाता है, जिससे उसका हाथ टूट जाता है। क्यूरो का मानना है कि स्टोनी ठीक नहीं होगा और वो उसे दफनाने के लिए तैयार है, लेकिन आरिफ तुरंत बीच में आ जाता है। उन्हें टूटे हुए हाथ के लिए अस्थायी ढलाई कैसे करनी है।
स्टोनी बहुत आभारी है, लेकिन आरिफ को अभी भी कैदियों के साथ चलने के लिए वापस भेज दिया गया है। जब वे गांव पहुंचते हैं तो स्टोनी अपने पिता काया, ओरोगेंस के नेता और से मिलता है। भतीजा काया क्रोधित है क्योंकि उसे स्टोनी के कमरे में एक हस्तनिर्मित मुखौटा मिला और वह उसे रुचि रखने के लिए डांटती है। जब उसे एक योद्धा बनने के लिए प्रशिक्षण लेना चाहिए तब चित्रकारी और नृत्य करना चाहिए। स्टोनी को दासों पर अत्याचार करने के लिए भेजने के बाद काया और क्यूरो एक टावर के निर्माण पर चर्चा करते हैं। आकाश गुफा पर एक तस्वीर में एक अंतरिक्ष यान को गुफा में रहने वाले आदमी के पास जाते हुए दिखाया गया है और लोग उस दिन को याद करते हैं। कुछ साल पहले एक अजीब धातु का उपकरण आसमान से गिरा और उसमें से दो रहस्यमय आदमी बाहर निकले। उन्होंने सैंडी को उपहार के रूप में एक गेंद दी और अकाल के कारण सैंडी ही उन्हें उपहार में दे सकता था। खाद था। रुचि होने पर अजन्बी तुरंत अपने धातु के डिब्बे में वापस चले गए, लेकिन कब? सैंडी उनकी ओर दौड़ा, अंतरिक्ष यान के इंजन ने उसे जलाकर मार डाला। तब से काया प्रौद्योगिकी और नए आविष्कारों के खिलाफ रही है। वो ये भी मानता है कि उसके पिता स्वर्ग में हैं और इसीलिए वे टावर का निर्माण कर रहे हैं। कुछ क्षण बाद ये घोषणा की गई कि जिन 3 लोगों को वे गांव से लाए हैं उन्हें टावर पर चढ़ना होगा। सैंडी को ढूंढो। इस परीक्षा में अभी तक कोई भी नहीं बच पाया है, लेकिन जो भी सफल होगा उसे नायक माना जाएगा। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए आरिफ ने ये कहते हुए पहले जाने की इच्छा व्यक्त की कि यह आसान है। वह धीरे धीरे टावर पर चढ़ता है, लगभग कई बार गिरता है लेकिन हमेशा जल्दी ठीक हो जाता है और वो शीर्ष पर पहुंच जाता है। वहाँ एक अजीब आदमी है जो कह रहा है कि जीवन निरर्थक है और जब आरिफ करीब आता है तो वह आदमी बंद। वो किनारे को पकड़ने में सफल हो जाता है और आरिफ उसे आराम करने में मदद करने के लिए सिगरेट की पेशकश करता है, लेकिन जब उसे हथियाने की कोशिश करता है लेकिन इस बार वह गिर जाता है। बाद में आरिफ टावर से नीचे उतरता है और जीवित लौटकर सभी को चौंका देता है। जब वे सैंडी के बारे में पूछते हैं तो अंततः शरीर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक यादृच्छिक कार्य करता है। काया परेशान है और सभी को टावर को ऊंचा बनाने का आदेश देती है, जबकि क्यूरो आरिफ से कहता है कि उसे इसकी अनुमति है और अब वो जो चाहे पी ले। फिर स्टोनी पूछता है कि क्या वो आरिफ की तस्वीर एक पत्थर पर बना सकता है क्योंकि वो उसकी वीरता से प्रभावित है। आरिफ को स्टोनी का गुप्त संग्रह देखने को मिलता है। वो उसे अपने काम पर हस्ताक्षर करने के लिए कहता है ताकि इतिहासकार अंततः जान सके कि उन्हें किसने बनाया है। उसे ये भी पता चलता है कि स्टोनी मिमी से प्यार करता है और उसने उसका एक टैटू भी बनवाया है, लेकिन उनका प्यार है क्योंकि वो दूसरी जनजाति से है। स्टोनी को बेहतर महसूस कराने के लिए आरिफ उसके फोन पर एक रोमांटिक गाना बजाता है, लेकिन ये केवल उसे याद दिलाता है अपनी पत्नी। आरिफ ने स्टोनी से काया द्वारा जब्त किए गए सभी उपकरणों और गैजेट्स को वापस पाने में मदद करने के लिए विनती की और बदले में उसे मिमी से मिलाने में मदद करें। शाम को जब सभी लोग दावत कर रहे थे, स्टोनी और आरिफ वो एक गुप्त गुफा बना सकता है जहां काया सभी उपकरण छुपाती है। वहां VHS प्लेयर जैसी सभी प्रकार की चीजें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी खोज है क्यूरो द्वारा, जो तुरंत उन्हें काया को देखने के लिए ले जाता है। आरिफ का कहना है कि वे सिर्फ उसके फोन को संग्रह में जोड़ने के लिए वहां आए थे और बहाना उन्हें बचा लेता है। लेकिन फिर काया ने घोषणा की कि स्टोनी के लिए परिवार शुरू करने का समय आ गया है। काया ने पहले ही अपने बेटे के लिए एक महिला ढूंढ ली है, लेकिन स्टोनी को उससे घृणा होती है और वो उससे शादी करने से इनकार कर देता है। वो गांव छोड़ने का फैसला करता है। गुस्से में काया ने अपने बेटे का बचाव करने के लिए आरिफ को भी बाहर निकाल दिया। आरिफ और स्टोनी कुछ समय के लिए एक साथ यात्रा करते हैं जब तक कि वे मिमी और उसके दोस्तों को नहाते हुए नहीं देख लेते। महिलाओं से बात करने के तरीके के बारे में आरिफ से कुछ सुझाव लेकर स्टोनी मिमी के पास जाता है और उसे फूल देता है, लेकिन उस पर प्रहार करता है क्योंकि वो शत्रु है। आरिफ कट करता है और मिमी को टैटू दिखाता है, लेकिन चूंकि मिमी अभी भी प्रभावित नहीं होती है, आरिफ उसे ले जाने की पेशकश करता है। इसके बजाय महिलाओं के फर। जैसे ही वे गांव की ओर बढ़ते हैं, मिमी और स्टोनी बात करते हैं और स्टोनी सभी को प्रभावित करता है। बांसुरी। जब वे गांव पहुंचते हैं तो स्टोनी जिमी के प्रति अपनी वफादारी दिखाता है और आरिफ उन्हें ऐसा करने के लिए मना लेता है, ये कहकर रुके कि वो बिना किसी रोक टोक के एक नई सभ्यता का निर्माण करेंगे। फिर आरिफ एक भाषण देता है जिससे उसे पूरे गांव का समर्थन भी मिलता है। चूंकि आरिफ कहते हैं कि उन्हें कला को छिपाना नहीं है, मिमी और स्टोनी बच्चों को दीवारों पर पेंटिंग करने के लिए ले जाते हैं। इस प्रक्रिया में बंधते हैं जबकि आरिफ पुरुषों को रेजा का उपयोग करना सिखाते हैं। शाम को आरिफ और स्टोनी वापस गुफा में चले जाते हैं। उनकी पेड़ की वेशभूषा पर युवा गार्ड की नजर पड़ती है, लेकिन आरिफ उसे काम देकर उसका ध्यान भटका देता है। अब वे सब कुछ चुराने के लिए गुफा में प्रवेश कर सकते हैं। अगली सुबह वे गैजेट से भरी गाड़ी के पहिए के साथ गांव वापस आते हैं।
अगले कुछ हफ्तों तक आरिफ ग्रामीणों को सभी प्रकार के आविष्कार और सही तरीके से कैसे रहना है सिखाते हैं। आटा बनाने के लिए एक मशीन है, खाना पकाने और जाल बनाने का प्रशिक्षण है, ओवन और पानी बनाना है। बच्चों के लिए एक स्कूल, मिट्टी के बर्तन, यहाँ तक कि वाद्ययंत्र और सजावट भी। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, मिमी और स्टोनी भी करीब बढ़ते जाते हैं। आखिरकार गांव एक खूबसूरत जगह बन गया और उन्होंने आधिकारिक तौर पर इसे पानी के साथ पाया। हालांकि आरिफ निराश हो जाता है क्योंकि यह अभी भी इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है कि टाइम मशीन बना सके। एक ग्रामीण ने कुछ नव आविष्कृत शराब बांटकर उसे शांत किया। एक रात एक पार्टी के दौरान आरिफ दूसरों के साथ कुछ मिंट बांटता है, लेकिन तभी वह अपने लिए एक मिंट ले लेता है। इसके बजाय गलती से नोटी ब्लू दवा ले लेता है। चीकू को धोखा देने से बचने के लिए आरिफ अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन मजेदार सब्जियां भी याद दिलाती हैं। वह क्या खो रहा है। राहत के लिए बेचैन होकर वो एक वानर के साथ रात बिताता है। अगले दिन क्यूरो सामान्य निरीक्षण के लिए आता है और सभी नए आविष्कारों को देखकर चौंक जाता है। आरिफ पर तीर चलाता है, लेकिन स्टोनी घाव से जहर चूस लेता है और फिर आरिफ अपमानित करता है सबके सामने। क्रोधित क्यूरो चला जाता है, लेकिन वो एक सेना के साथ वापस आने का वादा करता है। कुछ समय बाद आरिफ, स्टोनी, मिमी और बच्चे पिकनिक के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन जब वे वापस लौटते हैं, ओरोजेन्स ने गांव पर छापा मारा है और जो कुछ भी बचा है उसे जला दिया है। हर कोई ओरोजेन्स से थक गया है और उन्होंने लड़ने का फैसला किया है, इसलिए आरिफ सबसे हिंसक के बारे में सोचता है। वो क्रोधित फुटबॉल गुंडों से मिल चुका है। इससे उसे युद्ध से बचने का विचार मिलता है। आरिफ काया से मिलने जाता है और अपने झगड़े को सुलझाने के लिए 6 सदस्यीय फुटबॉल मैच की पेशकश करता है, ये सोचकर कि वो ऐसा करेगा। आधुनिक गतिविधि में ऊपरी हाथ। अगर आरिफ की टीम जीत गई तो काया, चोरी हुई सारी चीजें वापस कर दो और उन्हें अब और परेशान मत करो। यदि काया की टीम जीत जाती है तो आरिफ समाप्त हो जाएगा। चावा खुद। काया ने सौदा स्वीकार कर लिया और फिर आरिफ को ये बताकर चौंका दिया कि एरोजेंस बॉल गेम खेल रहे हैं। सैंडी अपनी स्मृति का सम्मान करने के लिए गायब हो गया और उसके पास 6 अद्भुत खिलाड़ी हैं, जिनमें एक भयंकर खिलाड़ी भी शामिल है। वे एक पिंजरे में रहते हैं। निराश आरिफ गांव लौटता है और उसे पता चलता है कि फुटबॉल खेलना उसके अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने खेलने से इनकार कर दिया क्योंकि उसने एक मैच में 8 गोल खाए थे। दिमी ने फैसला किया कि वो गोलकीपर होगा और आरिफ ने मिमी को वर्दी का प्रभारी बना दिया। वो और स्टोनी फॉरवर्ड स्ट्राइकर होंगे और टीम को भरने के लिए 3 यादृच्छिक ग्रामीणों को चुना जाता है। उस दोपहर आरिफ नई टीम को लंबे समय तक प्रशिक्षण देना शुरू करता है, जिससे वे अनाड़ी से बदल जाते हैं। वास्तविक खिलाड़ियों में जो गेंद को वहीं किक कर सकते हैं जहां वे चाहते हैं। आरिफ गांव के बाकी लोगों को भी सहायक मंत्र गाना सिखाते हैं। जल्द ही बड़ा दिन आ जाता है और इरोगेन्स अपने लक्ष्य को छोटा करने के लिए एक चुड़ैल भेजते हैं। बिग फ्लेम्स मैच की शुरुआत की घोषणा करते हैं और इसमें इरोगेन्स को केवल कुछ सेकंड लगते हैं। आरिफ की टीम ने तेजी से कुछ गोल दागे। वे भी बहुत गंदा खेलते हैं, लेकिन रेफरी क्रो है और वो अपने लोगों का पक्ष लेता है। अचानक दुश्मन एक गलती करता है जिससे आरिफ की टीम का एक खिलाड़ी गोल करके गोल कर देता है। आशा है, लेकिन गलती से लावा छेद में गिरना भी। हाफ टाइम के दौरान आरिफ ने खुलासा किया कि अतीत में उसने एक एलियन के साथ शपथ ली थी जिसने उसे दिया था। उन्हें सक्रिय करने के लिए बस उसके सिर के ऊपर से रोटी तोड़ने की जरूरत है। जब दूसरा हाफ शुरू होता है तो आरिफ अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग करता है और जल्द ही खेल पर हावी हो जाता है। 9 से 9 का स्कोर। उन्हें जीतने के लिए केवल एक और गोल की जरूरत है, लेकिन जब वे गोल करने वाले होते हैं तो अचानक एक टेरोडिक्टाइल हो जाता है। उनका एक खिलाड़ी और उसके साथ उड़ जाता है। इसके लिए विरोधी टीम उनका मजाक उड़ाती है और गुस्साए स्टोनी उनसे भिड़ने की कोशिश करते हैं, जो अनुचित दंड में। सौभाग्य से डेमी ने गेंद पकड़ ली, लेकिन इस प्रक्रिया में उसके हाथ गंभीर रूप से घायल हो गए, इसलिए वह नहीं खेल सका। चूंकि टीम को एक गोलकीपर की जरूरत है, कहारा के पास गोलकीपर को साबित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अपनी ओर फेंकी गई हर गेंद को पकड़ने में उन्होंने अपना कौशल खो दिया। कुछ ही सेकंड बचे होने पर आरिफ गेंद के साथ हवा में तैरता है और आत्मविश्वास के साथ उस पर किक मारता है। वो लक्ष्य जो उन्हें जीत दिलाता है। जैसे ही पूरा गांव जश्न मनाता है, मिमी और स्टोनी चुंबन करते हैं। काया ताली बजाती है और स्वीकार करती है कि वे प्रभावशाली योद्धा थे, यहाँ तक कि उसका बेटा भी, इसलिए वो अपना सौदा और इच्छा रखता है। वे अकेले। वे भले ही जीत गए हों, लेकिन आरिफ अभी भी दुखी हैं क्योंकि अब तक लोगों ने इसमें इतना समय बर्बाद कर दिया है।
शायद उसकी पत्नी को पहले ही पकड़ लिया हो। वो फैसला करता है कि उसे देश छोड़ना होगा और यात्रा करनी होगी, लेकिन सबसे पहले वो स्टोनी और उसे अपनी घड़ी उपहार में देता है। मिमी को फोन करके गुफाओं पर उसका चित्र बनाने के लिए कहा। अचानक एक चमकदार रोशनी प्रकट होती है और चेकू को प्रकट करती है, जो अपने प्यार को पाने के लिए समय के माध्यम से यात्रा कर चुकी है। वो बताती है कि दुनिया भर में हर कोई आरिफ के बारे में बात कर रहा है क्योंकि उन्हें उसका पता चल गया है। और गुफाओं और चट्टानों पर उसका चित्र, अंगूठी का तो जिक्र ही नहीं, और यह सब चला रहा है। पागल। चेकू ने बहुत शोध किया और समझा कि उसके पति के साथ क्या हुआ था, इसलिए आखिरकार जब लॉगा आया, उसने तुरंत उसे बंदूक से धमकाया और उससे सब कुछ कबूल करवा लिया। यह उसकी मशीन थी जो उसे यहाँ ले आई। बहुत खुश आरिफ मिमी से अंगूठी वापस ले लेता है और अंत में गुफाओं में रहने वाले लोगों को अलविदा कहता है। वर्तमान तक जोड़ी के गायब हो जाने के बाद लॉगा उनके स्थान पर प्रकट होता है और जल्द ही एक तानाशाह उसे खा जाता है। सदस्यता लेना और सूचनाएं चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।